हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन पीरियड 1658 से 1558 से होगा, सॉरी, 1558 से 1625, वो क्लास अभी आगे जारी रहेगी। आज इसकी हम तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो दोस्तों, कल हमने पिछली क्लास में विलियम शेक्सपियर के बारे में विशेष रूप से पढ़ा था। शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के सबसे इम्पोर्टेंट कवि थे। उनकी जो रचनाएं थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी और उनका जो नाम है वो एलिजाबेथन एज के अंदर सर्वोपरि या सर्वप्रथम लिया जाता है। आज हम पढ़ेंगे एलिजाबेथ एज के कुछ से महत्वपूर्ण घटनाएं या महत्वपूर्ण किताबें या रचनाएं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स टू बी नोटेड, कि कुछ विशेष बातें जो ध्यान रखनी होगी किसकी, एलिजाबेथन एज के अंदर। ठीक है, पहली है स्टील ग्लास 1576 ऑफ गैस्कोगेन वाज द फर्स्ट वर्स सेटायर। वर्ष क्या होता है, पद्य। क्या होता है, पद्य। और सेटायर होता है व्यंग्य। व्यंग्य किसका था, गैस्कोगाइन का। ठीक है, किसका था, गैस्कोगाइन का। नाम क्या था, स्टील ग्लास। कब लिखा गया था, 1576 में लिखा गया था। वो पद्य में लिखा हुआ पहला व्यंग्य रचना थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सैकविलेज द इंडेक्शन was the first single poem of worth attention। क्या है, सकविले जो कवि थे, पोइट थे, उन्होंने एक रचना की थी द इंडेक्शन। क्या नाम था उसका, द इंडेक्शन। वो फर्स्ट, प्रथम, सिंगल, एकल, सिंगल को क्या कहेंगे, एकल, की प्रथम एकल कविता थी जो पढ़ने योग्य थी, ध्यान देने योग्य थी। कौन सी एज में, एलिजाबेथन एज के अंदर। उसका राइटर कौन था, पोइट कौन था, सकविले। और पोइम का नाम क्या था, द इंडेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्पेंसर्स शेफर्ड्स कैलेंडर 1579 वाज ए पेस्ट्रोल पोइम। पास्ट्रोल क्या होता है, देहाती जीवन से संबंधित। देहाती, जो देहात में रहने वाले गांव के लोग हैं उनके बारे में लिखने वाली जो पोइम होती है उसको बोलते हैं पास्ट्रोल। ठीक है, तो स्पेंसर की जो शेफर्ड कैलेंडर था जो 1579 के अंदर 1579 के अंदर उसकी रचना की गई थी, वो एक देहात से संबंधित पोइम थी। नेक्स्ट है, स्पेंसर्स एमोरोटी इज ए कलेक्शन ऑफ 88 सोनेट्स। एमोरोटी जो स्पेंसर के एक सोनेट का समूह है जिसके अंदर 88 सोनेट हैं। कितने सोनेट हैं, 88 सोनेट हैं। Here he seems to be inspired from Italian poet Petrarch। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो एडमंड स्पेंसर थे वो इटली के एक पोइट थे पेट्रार्क, उनसे ज्यादा बहुत अधिक प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। उनसे वो बहुत अधिक प्रभावित थे, ऐसा ऐसा इनके सोनेट्स हैं उनमें दिखाई देता है। His love sonnets express his love for Elizabeth Boyle। His love sonnets, उसके जो सोनेट्स जो प्रेम से भरपूर है, जो प्रेम के विषय पर आधारित है, उनके अंदर वो अपना प्रेम है वो एलिजाबेथ बॉयल के लिए एक्सप्रेस करते हुए दिखाई देते हैं। एलिजाबेथ बॉयल है वो उनकी प्रेमिका थी और वो उसके लिए अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। whom he married in 1594। बाद में 1594 में एडमंड स्पेंसर ने एलिजाबेथ बॉयल के साथ शादी भी की थी, विवाह किया था। नेक्स्ट है, हिज एपिथेलियम इज द नोबलेस्ट वेडिंग हाइमन। हाइमन क्या होता है, गीत या भजन, गीत या भजन।
वेडिंग मीन्स शादी का। कि एडमंड स्पेंसर की एक रचना थी एपिथेलियम। एपिथेलियम वो सर्वश्रेष्ठ शादी का भजन है, शादी का गीत है। नेक्स्ट है हिज फेरी क्वीन 1589 टू 1596। इस पीरियड के दौरान इसकी रचना की गई थी फेरी क्वीन की। वाज रिटन इन एपिक फॉर्म। वाज रिटन इन एपिक फॉर्म। एपिक क्या होता है? महाकाव्य। कि वो महाकाव्य के रूप के अंदर लिखी गई थी। कौन सी पोइम? फेरी क्वीन। इट वाज टू बी रिटन इन 12 बुक्स। और इस फेरी क्वीन को लगभग 12 पुस्तकों में लिखा जाना था, 12 भागों में लिखना था। बट ही कुड राइट ओनली 6 ऑफ देम। लेकिन एडमंड स्पेंसर केवल उसके 6 भाग ही लिख पाया था, केवल 6 भाग उसने पूरे किए थे। इट एक्सप्रेसेस द एडवेंचर ऑफ किंग आर्थर। एडवेंचर मीन्स क्या होता है? साहसिक कार्य। क्या होता है? साहसिक कार्य। कि इसके अंदर, किसमें? फेरी क्वीन के अंदर एडमंड स्पेंसर ने किंग आर्थर के साहसिक कार्यों का वर्णन किया है। द हीरो, जो इसका नायक भी है, who is also a link in all the books of the same। कि एडमंड स्पेंसर ने जितनी भी बुक्स लिखी हैं उसके अंदर जो किंग आर्थर है वही उसका हीरो है, वही आपस में जुड़ी हुई कड़ी है। यानी हीरो के रूप में किंग आर्थर है, वो एडमंड स्पेंसर से कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, स्पेंसर्स द फेरी क्वीन वाज मॉडल्ड ऑन अरिस्टोस ओरलैंडो फ्यूरिसोस। क्या कह रहा है? स्पेंसर की जो फेरी क्वीन रचना है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसमें किंग आर्थर हीरो है, वो अरिस्टलो नाम का जो कवि था उसकी एक किताब थी ओरलैंडो फ्यूरिसोसो, उसके से प्रेरित कह सकते हैं, उसके अनुसार ही, उसके आधार पर लिखी गई है, उसके आधार पर उसको मॉडल किया गया है। लेडी उन्ना इज ए कैरेक्टर इन द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन नाम की जो पुस्तक है जो उन्होंने लिखी थी, उसके अंदर लेडी उन्ना है, वो एक फीमेल कैरेक्टर है। क्या है? फीमेल कैरेक्टर है। तो मेल कैरेक्टर कौन है? किंग आर्थर उसका हीरो है, और लेडी उन्ना है वो उसकी हीरोइन है, फीमेल कैरेक्टर है। इट इज रिटन इन स्पेंसरियन सोनेट स्टेंजा। कि ये स्पेंसर सोनेट के स्टेंजे में लिखी हुई है। स्टेंजा या क्या कह सकते हैं, छंद कह सकते हैं, स्पेंसरियन छंद के अंदर लिखा है। उसमें क्या होता है? 9 लाइन स्टेंजा, कि 9 लाइन का एक स्टेंजा होता है। राइम स्कीम ए बी बी सी और सी, ये इस रूप में 9 लाइन होती है। और उसकी राइम स्कीम बोलते हैं जिसको, वो क्या है? ए बी बी सी और सी। ये 9 लाइन की जो राइम स्कीम है वो स्पेंसरियन स्टेंजे की होती है। और ये फेरी क्वीन है वो स्पेंसर स्टेंजे के अंदर लिखी हुई है। इसके राइटर भी एडमंड स्पेंसर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Spencer's Astrophel 1586 is an elegy written to mourn the death of Philip Sidney। स्पेंसर की एक और पुस्तक और है जिसका नाम है एस्ट्रोफेल, जो 1586 में लिखी थी। वो एक एलिजी है। एलिजी क्या होता है? शोक गीत होता है। किसी की मौत पर जो दुख व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है उसको बोलते हैं शोक गीत, और अंग्रेजी में होता है वो एलिजी। ठीक है। टू मरण, मरण होता है शोक व्यक्त करना। मरण क्या होता है? शोक। द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी, कि फिलिप सिडनी की मृत्यु पर दुख व्यक्त करने के लिए एडमंड स्पेंसर ने एक एलिजी लिखी जिसका नाम एस्ट्रोफेल था, जो 1586 के अंदर लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। लैम्ब प्रेजेस स्पेंसर बाय रेफरिंग टू हिम एज पोइट्स पोइट। एज ए पोइट्स पोइट्स, की लैम्ब है वो स्पेंसर्स को कवियों का कवि, पोइट्स पोइट्स कह करके संबोधित करते हैं। तो
एडमंड स्पेंसर को पोइट किसने कहा? चार्ल्स लैम्ब ने। ठीक है, किस कवि को पोइट कहा जाता है? एडमंड स्पेंसर को। ठीक है, वर्ड्सवर्थ सेड हिम ब्रदर, इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड। कि वर्ड्सवर्थ है वो एडमंड स्पेंसर को ब्रदर के नाम से संबोधित करते थे, इंग्लिशमैन के नाम से संबोधित करते थे और अब फ्रेंड के नाम से भी पुकारते थे। नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर्स सोनेट 154 are also a worth reading which were published in 1609। कि शेक्सपियर के सोनेट, शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे थे जिसमें से 126 सोनेट है, कितने? 126 सोनेट अपने फ्रेंड WH को संबोधित करते हुए लिखे। बाकी जो सोनेट हैं 28 वो अपनी प्रेमिका के नाम से लिखे हैं। ठीक है, तो शेक्सपियर के सोनेट जिसमें 154 सोनेटों का समूह है वो भी पढ़ने के योग्य है, जो लगभग 1609 में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट है सर फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफेल्स एंड सेटेला 1598 इज ए सोनेट सीक्वेंस एड्रेस्ड टू हिज बिलीव्ड। कि सर फिलिप सिडनी ने भी एक सोनेट की श्रृंखला लिखी थी, सोनेट की क्रम से सोनेट लिखे थे जो अपनी प्रेमिका को संबोधित है, उसमें उसने अपने प्रेमिका को संबोधित किया था और उसका नाम था एस्ट्रोफेल एंड सेटेला। क्या नाम था? एस्ट्रोफेल एंड सेटेला, जो 1598 के अंदर प्रकाशित हुई थी। ठीक है, licentious poetry is a term applied to the poems of voluptuous descriptions of physical beauty। अब देखिए यहाँ पे वेलिटिशियस होता है कामुक। क्या होता है? कामुक। डिस्क्रिप्शंस क्या होता है? वर्णन। फिजिकल ब्यूटी को क्या बोलते हैं? शारीरिक सौंदर्य। शारीरिक सौंदर्य। और ये लाइसेंटियस शब्द है वो इसके लिए ही काम में लिया जाता है, जैसे कामुकता से युक्त, कामुकता से युक्त जो कविता है वो एक ऐसा शब्द है जो कामुकता, शारीरिक सौंदर्य की कामुकता को वर्णन करने के लिए काम में लिया जाता है, उसके लिए शब्द काम में लेते हैं लाइसेंटिशियस कविता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंक्लूडेड वोमेन, जिसके अंदर महिलाएं भी शामिल होती थी। महिलाओं के शारीरिक सौंदर्य के कामुकता के वर्णन को जिन कविताओं के अंदर उनका वर्णन किया, ऐसी कविताओं को लाइसेंटिशियस पोएट्री कहा जाता था। ठीक है, शेक्सपियर्स विंस एंड अडोनिस एंड मार्लाउज हीरो एंड लिंडर आर द पोएम्स ऑफ दिस कैटेगरी। कि शेक्सपियर की एक कविता है विंस एंड एडोनिस और मार्लो की एक पोएम थी हीरो एंड लेंडर्स, वो इसी श्रेणी की कविताएं हैं। कौन सी? लाइसेंटिशियस, कामुकता से युक्त, किसी चीज कामुकता का वर्णन करने वाली कविताएं हैं। नेक्स्ट है टेंडल्स वर्जन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबिल पब्लिश्ड इन 1616। कि टेंडल का वर्जन या टेंडल संस्करण है वो फॉर्म्स द बेसिस, बेसिस होता है आधार, आधार बनता है, आधार बनाता है किसका? ऑथोराइज्ड मींस अधिकृत। ऑथोराइज्ड क्या होता है? अधिकृत। वर्जन मींस संस्करण ऑफ बाइबिल, बाइबिल का जो 1616 में प्रकाशित हुआ था। कि अधिकृत बाइबिल का प्रकाशन जो 1616 में हुआ था उसका आधार है वो टेंडेल संस्करण है। टेंडेल का जो संस्करण है वही 1616 में प्रकाशित अधिकृत बाइबल का आधार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर फिलिप सिडनीज आर्केडिया इज एन आइडेलिक पास्टोरल कंट्री।
सर फिलिप सिडनी ने आर्केडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, वो क्या है? आइडेलिक होता है, रमणीय। क्या होता है? रमणीय, सुंदर। पेस्ट्रोल, देहाती। कंट्री, देश, क्षेत्र। कि आर्केडिया के अंदर जो वर्णन है वो सुंदर देहाती देश का, प्रदेश का वर्णन है आर्केडिया में किया गया है। आर्केडिया के राइटर कौन है? सर फिलिप सिडनी। ठीक है, दिस स्टोरी इज अबाउट लव, शिवालरी। शिवालरी में क्या होता है? सूरवीरता। क्या होता है? शौर्य। एंड एडवेंचर, साहसिक, साहस। ऑफ द नाइट्स, नाइट्स मीन्स राजा या सूरवीर, राजा या वीर, जवान। ठीक है, कि इस आर्केडिया के अंदर राजाओं के या शूरवीरों के सौंदर्य, शौर्य की और साहसिक कार्यों का वर्णन किया गया है, उनके शौर्य की कहानी है। नेक्स्ट है, सिडनीज एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री इज ए रिप्लाई टू स्टीफन गैसन्स ए स्कूल ऑफ अब्यूज। सिडनी ने एक और पोएट्री लिखी थी, उसका नाम था एन अपोलॉजी फॉर द पोएट्री। क्या था? एन अपोलॉजी फॉर द पोएट्री इज ए रिप्लाई, रिप्लाई मीन्स उत्तर है, किसके लिए? स्टेफन गैसन्स। स्टेफन गैसन्स ने एक लिखी थी किताब, उसका नाम था ए स्कूल ऑफ अब्यूज। इसका जवाब देते हुए सिडनी ने या सर फिलिप सिडनी ने अपनी पुस्तक लिखी, उसका नाम था एन अपोलॉजी फॉर ए पोएट्री। नेक्स्ट है, द फर्स्ट प्ले हाउस इन द इंग्लैंड वर बिल्ट इन 1576। फर्स्ट प्ले हाउस, प्ले हाउस क्या होता है? नाटक घर। क्या होता है? नाटक घर, जिसको अंग्रेजी में थिएटर भी कहते हैं। ठीक है, थिएटर। कि इंग्लैंड के अंदर प्रथम थिएटर या नाटक घर है, वो 1576 के अंदर उसका निर्माण किया गया था। दे वर द थिएटर एंड द कर्टेन, कि वे पर्दों से युक्त थिएटर थे, उनमें पर्दे लगे हुए थे और रंगमंच की दुनिया में धमाल मचाने वाले थे। दे वर क्लोज्ड इन 1642, इंग्लैंड में उनको 1642 के अंदर क्लोजर थिएटर पर बैन लगा दिया गया था, बंद कर दिया गया था। एंड रीओपन्ड इन 1660, और 1660 में उनको दोबारा ओपन किया गया था, दोबारा नाटक मंचन की अनुमति मिल गई थी एलिजाबेथ एज के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है मेटाफिजिकल पोएट्री। एलिजाबेथन एज के अंदर मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री को वैसे तो बोलते हैं अलौकिक या तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, या सुपर नेचुरल भी बोल सकते हैं, सुपर नेचुरल पावर या अलौकिक तत्व मीमांसा, इन के मिश्रण को बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री। इट वाज ड्राइडन who first said in his discourse of satire, इट वाज ड्राइडन, ये ड्राइडन ही थे, ये ड्राइडन व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति था जिसने अपनी एक किताब थी डिस्कोर्स ऑन सैटायर, व्यंग्यात्मक। सैटायर क्या होता है? व्यंग्य, व्यंग्य का वर्णन। 1693 में उसने उसको लिखा था, दैट की डिस्कोर्स ऑफ सैटायर में सबसे पहले ड्राइडन ने ही 1693 में कहा था कि डन इन हिज पोएट्री अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, कि डन है वो अपनी कविता के अंदर मेटाफिजिक्स से प्रभावित होते हैं, मेटाफिजिक्स का प्रयोग करते हैं, तत्व मीमांसा का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर जॉनसन इन हिज लाइफ ऑफ काउली, डॉक्टर जॉनसन की एक पुस्तक थी जिसका नाम था लाइफ ऑफ काउली, उसके अंदर कहते हैं कि काउली इज फॉर्म द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ जॉन डन, कि काउली है वो जॉन डन का जो मेटाफिजिकल स्कूल है उससे ही संबंधित है, यानी जॉन डन की जो पोएट्री थी
वो मेटाफिजिक्स से संबंधित थी, मेटाफिजिकल पोएट्री थी। और उससे जो प्रभावित हुए डन से उनका जो अनुसरण किया उनमें काउली है, वो भी एक है। काउली और जॉन डन के मेटाफिजिकल स्कूल से संबंध रखते हैं, ऐसा मानना था डॉक्टर जॉनसन का अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ ए काउली में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेटाफिजिकल पोएट्री वाज अटैक्ड बाय हिम on the ground of the obscurity, the show of vast learning, unnecessary use of figures, far-fetched imaginary, flights from the material to the spiritual, etc. क्या निकले? मेटाफिजिकल पोएट्री वाज अटैक्ड, मेटाफिजिकल पोएट्री पर हमला किया गया, ऑन द ग्राउंड ऑफ, ग्राउंड मीन्स आधार पर, ऑफ ऑब्स्क्योरिटी, ऑब्स्क्योरिटी मीन्स अस्पष्टता, अस्पष्टता के आधार पर। ठीक है, द शो ऑफ वास्ट लर्निंग, शो मीन्स दिखावा करना, शो मीन्स क्या है? दिखावा, वास्ट लर्निंग विशाल ज्ञान का, अननेसेसरी अनावश्यक यूज ऑफ फिगर, फिगर होते हैं आंकड़े, क्या होते हैं? आंकड़े, कि आंकड़ों का अनावश्यक प्रयोग, फार फेच्ड इमेजिनरी अत्यधिक कल्पना, अत्यधिक कल्पना, फ्लाइट्स मीन्स भागना, फ्लाइट्स का होगा यहाँ पे भागना, फ्रॉम द मेटेरियल, मेटेरियल मीन्स भौतिकता से, भौतिकवाद से, टू द स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिकता, क्या समझे? कि मेटाफिजिकल पोएट्री थी, उस पर इस आधार पर हमला किया गया कि मेटाफिजिकल पोएट्री अस्पष्ट है, इसके अंदर ज्ञान का अत्यधिक दिखावा है, आंकड़ों का अनावश्यक प्रयोग हुआ है, अत्यधिक कल्पना की गई है, और अंत में ये कहा कि ये भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर भागती है। इस आधार पर मेटाफिजिकल पोएट्री के ऊपर हमला किया गया। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर जॉनसन, उसकी आलोचना की गई, सेज दैट, डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि द मेटाफिजिकल पोइट्स वर मैन ऑफ लर्निंग, कि मेटाफिजिकल जो कवि थे, मेटाफिजिकल जो पोइट थे, वो बहुत अधिक विद्वान व्यक्ति थे, उनके पास ज्ञान के अत्यधिक भंडार थे। मैन ऑफ लर्निंग, बहुत अधिक ज्ञानी होना, बहुत अधिक विद्वान होना। एंड टू शो देयर लर्निंग वाज देयर होल एंडेवर, एंड मीन्स और टू शो मीन्स दिखाना, देयर लर्निंग अपने ज्ञान को, वाज मीन्स था, देयर मीन्स उनका, होल मीन्स पूरा, एंडेवर, एंडेवर को बोलेंगे प्रयास, क्या बोलेंगे? प्रयास। और अपने ज्ञान को दिखाने का उन्होंने पूरा पूरा प्रयास भी मेटाफिजिकल पोएम में किया। टी.एस. एलियट वाज नॉट ऑफ द सेम व्यू, लेकिन ऐसे विचार टी.एस. एलियट के नहीं थे, वो इस विचार धारणा के समर्थक नहीं है। कौन? टी.एस. एलियट। ही प्रेजिज, प्रेजिज मीन्स प्रशंसा करना, वो प्रशंसा करते हैं। डन इन हिज एसे, वे डन की प्रशंसा करते हैं, किसमें? अपने एसे में, जिसका नाम है द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो द मेटाफिजिकल पोएट्स है, उस एसे के राइटर कौन है? टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट का एसे कौन सा है? द मेटाफिजिकल पोएट्स, जिसमें वो डन की प्रशंसा करते हैं। बाई सेइंग दैट, ये कहते हुए कि, क्या कहते हुए? उनका क्या कथन है? ए थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, कि डन के लिए एक विचार, ए थॉट एक विचार, टू डन डन के लिए, वाज एन एक्सपीरियंस एक अनुभव था, कि डन के लिए एक विचार है, वो एक अनुभव के समान था। ये कथन है टी.एस. एलियट का, और कौन सी पुस्तक में? द मेटाफिजिकल पोएट्स में, जो उनका एक एसे है, निबंध है। अब्राहम काउली
हेनरी वॉन, जिसकी पुस्तक है द रिट्रीट। हेनरी वॉन की पुस्तक का क्या नाम है? द रिट्रीट। रिचार्ड क्रेसा, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मैरवेल, जिनकी किताब का नाम है थॉट्स इन ए गार्डन। थॉट्स इन ए गार्डन इसकी है एंड्रयू मार्वेल की। थॉमस क्रू, रॉबर्ट हेरिक, टू डैफोडिल्स लिखी थी। वर सम ऑफ द अदर मेटाफिजिकल पोएट्स, ये कुछ दूसरे महत्वपूर्ण मेटाफिजिकल पोएट्स हैं जो जॉन डन के स्कूल से संबंध रखते हैं और उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री के विकास में अपना योगदान दिया था। मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है? जिसमें अलौकिक तत्व पाया जाता है, सुपरनेचुरल तत्वों की उपस्थिति होती है। मेटाफिजिकल पोएट्री के ऊपर ये कहकर के आक्रमण किया गया, हमला किया गया, उसकी आलोचना की गई कि मेटाफिजिकल पोएट्री है वो अस्पष्ट है, केवल मात्र ज्ञान का दिखावा है और इसमें अनावश्यक आंकड़ों का प्रयोग हुआ है, तथ्यों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, अत्यधिक कल्पना का प्रयोग हुआ है और अंत में ये भी कहा गया कि ये वास्तविकता से, भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर भागती है। ठीक है, जॉन डन इसके प्रमुख कवि है मेटाफिजिकल पोएम के। और डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि मेटाफिजिकल पोएट्स थे वो बहुत अधिक विद्वान व्यक्ति थे। टीएस इलियट ने भी अपने द मेटाफिजिकल पोएट्स के अंदर एक कथन है जिसमें कहा कि जॉन डन के लिए एक विचार है वो एक अनुभव के समान है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, हमारा जो एलिजाबेथन एज था 1558 से 1625, वो अपनी एज है वो इन 3 क्लास में हमने पूरी कर ली है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एज ऑफ मिल्टन। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।